हेलो स्टूडेंट। मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या आप किसी भी राज्य का पीजीटी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो इन सबको नोट करना या इसको सॉल्व करना नहीं भूलिएगा। इसको जिन लोगों को ये सारे क्वेश्चंस पता है वो अपने एक रिवीजन के तौर पे देख लें, और जिन्हें नहीं पता है या इसमें कुछ नया फैक्ट मिलता है वो व्यक्ति या वो लोग क्या करेंगे, इनको नोट कर लेंगे। और आप पेन और कॉपी लेके जरूर बैठिए ताकि नए फैक्ट को नई चीजों को आप नोट कर सकें। और साथ ही साथ आप लोग को एक अपडेट ये देना है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसको ज्वाइन करना है वहां से ज्वाइन कर सकता है। वहां से यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें सोशियोलॉजी पूछा जाता है उसका सारा अपडेट वहां से मिलता रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये कह रहा है कि सत्ता का विभेदीकृत वितरण वर्ग निर्माण एवं वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। ये किसने कहा है कि वर्ग निर्माण और वर्ग विभेदीकरण में सत्ता का वितरण बहुत महत्वपूर्ण है? तो ये किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है कार्ल पॉपर, सेकेंड कार्ल मार्क्स, तीसरा रॉल्फ डेरेंडॉर्फ, चौथा है सी राइट मिल्स। तो रॉल्फ डेरेंडॉर्फ सही है। तो चलिए रॉल्फ डेरेंडॉर्फ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। और महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि रॉल्फ डेरेंडॉर्फ सत्ता और शक्ति की बात करते हैं वर्ग संघर्ष के लिए। साथ ही साथ रॉल्फ डेरेंडॉर्फ का कथन है कि शक्ति संघर्ष का चिर स्थायी स्रोत होता है। शक्ति संघर्ष का चिर स्थायी स्रोत होता है। फिर इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हम देख लेते हैं। इनका पहला महत्वपूर्ण पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सेकेंड है कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास। थर्ड है लाइफ चांसेस। देखिए लाइफ चांसेस जो है इनकी पुस्तक है, और लाइफ चांस की बात कोई और करता है जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे लाइफ चांस की बात करता कौन है। फिर कार्ल मार्क्स जो है इनके विपरीत हैं। कार्ल मार्क्स आर्थिक आधार पे बताते हैं कि वर्ग संघर्ष जो है आर्थिक आधार पे होता है। वहीं राल्फ रेंडॉर्फ सत्ता और शक्ति की बात करते हैं। उसके साथ ही साथ निगम निगम पूंजीवाद की बात करते हैं राल्फ रेंडॉर्फ। और ये जो है कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक की बात करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, और कार्ल मार्क्स और डेरेंडॉर्फ में अंतर भी आपको कुछ ना कुछ पता चल गया होगा। ऐसे ही आगे आप बने रहिए, चीजें पता चलती रहेंगी, आपको नए नए फैक्ट मिलते रहेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक व्यवस्था की उपव्यवस्था का प्रकार क्या है? प्रकार का अर्थ होता है फंक्शन अर्थात कार्य। तो आर्थिक व्यवस्था की उपव्यवस्था का प्रकार क्या है? अनुकूलन बनाए रखना समाज में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्षण की नीति किस पर आधारित होती है? तो आरक्षण की नीति किस पर आधारित होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर दीजिए आप। और ये किस पे? संरक्षणात्मक भेदभाव पर आधारित होती है। अब आरक्षण की नीति संरक्षणात्मक भेदभाव पर आधारित होती है, इसका क्या मतलब है कि देखिए जो पुराने समाज में कुछ वर्ग ऐसे थे या अभी भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो काफी पिछड़े हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं। समाज के विकास में जो है उनका महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है, वो पिछड़ गए हैं समाज से। तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा उनको कुछ हद तक आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। आई बात समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एससी और एसटी के आर्थिक एवं शैक्षणिक उन्नति की बात की गई है? तो किस अनुच्छेद में एससी एसटी के आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति की बात की गई है? तो की गई है अनुच्छेद 46 में, 46 में। और अगर हम देखते हैं आर्टिकल 17 देखते हैं तो ये अस्पृश्यता अधिनियम की बात करता है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम किस वर्ष तैयार की गई? तो कब तैयार की गई थी? तो 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अस्पृश्यता की सूची सबसे पहले अस्पृश्यों की सूची सबसे पहले तैयार की गई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस धारा ने अस्पृश्यता को समाप्त किया? अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, अस्पृश्यता उन्मूलन संविधान में जो है अनुच्छेद 17 में है, और अस्पृश्यता
उन्मूलन अधिनियम 1955 1955 में अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम आया था। आई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा है एक समिति एक समुदाय है। जो समिति होता है वो एक समिति एक समुदाय नहीं है, समिति समुदाय नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। समिति क्या होता है? समुदाय नहीं होता है। समुदाय के अंतर्गत संगठन है। क्या है? समुदाय के समिति जो है समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। ये किसने कहा है? ये मैकाइवर एवं पेज कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज एक बात और कहते हैं कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसको आप आंख बंद करिए तो भी याद होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन कि किसने कहा है समाज अनिश्चित और संबद्ध सजातीयता से निश्चित संबद्ध विजातीयता की ओर मूव करता है। ठीक, समाज जो है अनिश्चित और संबद्ध सजातीयता से निश्चित संबद्ध विजातीयता की ओर मूव करता है। अगर इस क्वेश्चन को आप गलत कर देते हैं तो बहुत ही निंदनीय है, आपको बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। फिर ये कौन कहता है? तो ये स्पेंसर कहते हैं। और अगर स्पेंसर की फुल वीडियो आपको देखना है डिटेल में, स्पेंसर को हम पढ़ाए हुए हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। फिर बात करें तो पैरेटो की बात करते हैं। पैरेटो जो है सामाजिक क्रिया की बात करते हैं। सामाजिक क्रिया में पैरेटो तार्किक और तार्किक क्रिया की बात करते हैं। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं छोड़ूंगा कि पैरेटो समाजशास्त्र में किस तरह की क्रिया का अध्ययन बताते हैं, कि समाजशास्त्र किस तरह की क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पेंसर को अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहते हैं। स्पेंसर उद्विकासवादी हैं, ये भी याद नोट कर लीजिएगा आप। और समाज को दो भागों में बांटते हैं, एक शिकारी या युयुत्सु समाज, दूसरा औद्योगिक समाज। ये समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित में भी बांटते हैं। समाज का वर्गीकरण इस आधार पर भी करते हैं। साथ ही साथ इनको डार्विन का बुलडॉग कहते हैं। ये समाज एक सावयव है। कहते हैं स्पेंसर कहते हैं कि समाज किसकी तरह है? सावियों के समान है। इसीलिए इन्होंने डार्विन से थ्योरी लेकर और समाज पे अध्ययन करते हैं, समाज पे जो है कि उसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए अगर हम देखेंगे तो उद्विकास के जनक जो है डार्विन है, वहीं सामाजिक उद्विकास के जनक स्पेंसर जी हैं। आई बात समझ में? उसके बाद अगस्ट कॉम्ट की बात करें, अगर हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो ये किसका योगदान है? कॉम्टे जी का योगदान है। कॉम्टे का बाद समाज मुख्य जो है दुर्खिम की बात आती है। कॉम्टे के बाद समाजशास्त्र के द्वितीय जनक या फादर या अकादमिक पिता माने जाते हैं दुर्खिम जी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक भौतिकी नामक एक विज्ञान के उद्भव के लिए उत्तरदायी थे? तो कौन से कारक जो सामाजिक भौतिकी को ही सोशल फिजिक्स को ही हम सोशियोलॉजी कहते हैं। हम क्या, हमारे अगस्ट कॉम्ट जी कहते हैं सोशियोलॉजी 1838 में इस सब विषय को जो है कि विषय की स्थापना की गई थी अगस्ट कॉम्ट के द्वारा। और सबसे पहले इसका नाम सोशल फिजिक्स था। ये वर्ड किसी के द्वारा चुरा लिए जाने पे, यूज कर लिए जाने पे सोशियोलॉजी नाम रखा गया। तो इसके उद्भव के लिए कौन कौन सी घटनाएं जिम्मेदार हैं? फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक समूह की विशेषता है? सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता कौन है? तो पहला ऑप्शन है समचेतना, दूसरा है अनौपचारिक संबंध, तीसरा है आमने सामने का संबंध, चौथा है औपचारिक संबंध। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो ये देखिए ये तीनों ऑप्शन जो है प्राथमिक समूह की बात करता है, प्राइमरी ग्रुप की बात करता है। और सेकेंडरी ग्रुप की बात कौन करता है? औपचारिक संबंध। कूले जो है हमारे कूले
इन्होंने दो ग्रुप की बात की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और किस बुक में किया है इन्होंने? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की बात की है। और वो बताते हैं कि जो प्राथमिक समूह है, यहाँ पे अगर हम लिखें प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह, तो प्राथमिक समूह में 3 वर्ग की बात की है, 3 समूहों की बात की है। कौन कौन सा? तो परिवार, फैमिली, उसके बाद पड़ोस, फिर मित्र मंडली। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, 3 प्रकार के समूह जो है प्राथमिक समूह में आते हैं। ये किसके अनुसार है? कूले के अनुसार है। और प्राथमिक समूह में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। समीपता पाई जाती है, आमने सामने का संबंध पाया जाता है, अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। वहीं द्वितीयक समूह में औपचारिक संबंध पाया जाता है। फिर इनकी एक पुस्तक है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ठीक, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि मानव के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं। तो मानव के सीखे हुए व्यवहार को संस्कृत कहते हैं, कल्चर। है बात समझ में? हस्तांतरित व्यवहार या सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? तो कल्चर कहते हैं, संस्कृत कहते हैं। अब अगर यहाँ पे कल्चर की बात करें तो टाइलर, सॉरी, अगर हम यहाँ संस्कृत की बात करें तो संस्कृति जो है अभौतिक होती है। संस्कृत क्या होती है? अभौतिक होती है, एक सीखा हुआ व्यवहार होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर, किसकी पुस्तक है? प्रिमिटिव कल्चर किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये टाइलर की पुस्तक है। अगर हम यहाँ टाइलर की बात करते हैं तो टाइलर जो है धर्म का सिद्धांत देते हैं, और धर्म में आत्मवाद का सिद्धांत देते हैं, एनिमिज्म का सिद्धांत देते हैं। धर्म में जो धर्म की उत्पत्ति का जो कारण मानते हैं वो आत्मा को मानते हैं। ठीक, ये डर को आत्मा से डर को मानते हैं। उसके बाद इनकी बात करें तो धर्म को आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास बताते हैं। ये बताते हैं कि धर्म जो क्या है, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, और फ्रेजर, थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेजर को देख लें हम। फ्रेजर की एक पुस्तक है द गोल्डन बॉउ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक, ये पुस्तक है द गोल्डन बॉउ। इसी पुस्तक को पढ़ के रेडक्लिफ ब्राउन, सॉरी, इसी पुस्तक को पढ़ के मेलिनोव्स्की जो है, मेलिनोव्स्की समाजशास्त्र की तरफ क्या हुए थे? प्रेरित हुए थे, और इन्होंने समाजशास्त्र की तरफ कदम रखा था। ठीक, फिर हम मेलिनोव्स्की को अगर देखें तो मेलिनोव्स्की के कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी। देखिए, प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव वाला जो भी चीजें हैं इसको आप एकदम रट लीजिएगा। प्रिमिटिव के से रिलेटेड कई बुक हैं। ठीक, प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव सोसाइटी, ये बहुत सारी बुक हैं जिनको आप कहीं ना कहीं एक जगह नोट कर लीजिएगा, उसको रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर मेलिनोव्स्की की बात करें, इनकी पहली पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक क्या है? क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी, कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक, द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। ये मेलिनोव्स्की की पुस्तक है। इन्होंने ट्रोवियांडा द्वीप समूह का अध्ययन किया था, और उसमें ट्रोवियांडा द्वीप समूह में कूला विनिमय की बात करते हैं। ठीक, सफेद जादू की बात करते हैं, काला और सफेद जादू की बात करते हैं ये। उसके बाद आवश्यकताओं का सिद्धांत देते हैं मेलिनोव्स्की। पूछता है आवश्यकता का सिद्धांत किसका है? तो आवश्यकताओं का सिद्धांत मेलिनोव्स्की जी का है। फिर अगर हम रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें, रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है अंडमान आइसलैंडर, जो कि अंडमान द्वीप समूह का अध्ययन करते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं अंडमान आइसलैंडर। फिर संरचना को जो है 2 भागों में बांटते हैं, वास्तविक और सामान्य संरचना। प्रकार्यात्मक एकता की बात करते हैं। फिर यूनोमिया और डिस्नोमिया की बात करते हैं ये। ठीक, फिर आगे की चीजें आगे समझेंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती एक उदाहरण है। देखिए, आत्महत्या की बात कौन करता है? तो दुर्खिम करते हैं। हमारे दुर्खिम साहब जो है आत्महत्या की बात करते हैं, और आत्महत्या में कई उदाहरण बताए हुए हैं कि किस प्रकार के आत्महत्या, एग्जाम्पल के साथ वो अच्छे से समझाए हुए हैं। तुलनात्मक अध्ययन किए हैं आत्महत्या का। उसका अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन देखिए, और आत्महत्या के बारे में ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि सती प्रथा किस प्रकार की आत्महत्या है। तो किसका है? तो ये परार्थवादी आत्महत्या है। अब इसको अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, एग्जाम्पल सहित जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को जरूर देखिए। फुल वीडियो में दुर्खिम की आत्महत्या के बारे में डिटेल में चर्चा किया गया है,
उसको आप जरूर जाके देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानक शब्द का समाजशास्त्र में आगमन हुआ। मानक नॉर्म का समाजशास्त्र में आगमन किसके द्वारा हुआ था? सबसे पहले आगमन हुआ था समाजशास्त्र में दर्शन शास्त्र के फिलॉसफी से आगमन हुआ था, सोशियोलॉजी में। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा समाज स्वतः स्फूर्त है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दुर्कीम जी कहते हैं कि समाज स्वतः स्फूर्त है, स्वतः जन्मा हुआ है। ठीक। समाज को ही ये वास्तविक देवता मानते हैं, समाज वास्तविक देवता है। सोशल फैक्ट की बात करते हैं जो कि आगे क्वेश्चन में मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने प्रथम बार सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया? सबसे पहले सामाजिक संरचना का प्रयोग किसने किया? शब्द का प्रयोग तो कौन करता है? तो हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। सबसे पहले सामाजिक संरचना की का यूज करते हैं। ठीक। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, आप किसके नाम के साथ सामाजिक तथ्य को संबंधित करेंगे? सोशल फैक्ट। अभी ऊपर ही बताए थे हम किसकी बात, कौन करता है सोशल फैक्ट की बात, तो दुर्खीम जी करते हैं सोशल फैक्ट की बात। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने सापेक्षिक वंचन को संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में प्रयोग किया है? किसने सापेक्षिक वंचन को संदर्भ समूह, सापेक्षिक वंचन क्या होता है? किसी के सापेक्ष हम खुद को गरीब या अमीर समझते हैं, तुलनात्मक, जब हम किसी से तुलना करके खुद को गरीब या अमीर समझते हैं तो उसे सापेक्षिक वंचन कहते हैं। इसका भी जो है कि वीडियो बना हुआ है, फुल वीडियो, उसको आप जाकर देख सकते हैं डिटेल में। तो किसने सापेक्षिक वंचन को संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में प्रयोग किया है? तो कौन करता है? तो मार्टन जी करते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए देखते हैं। जेम्स फ्रेजर के अनुसार जनजातियों में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह प्रचलित क्यों क्यों था? ये पूछते हैं। ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह क्यों प्रचलित था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। स्त्रियों का वाणिज्यिक मूल्य अधिक था, या दूसरा कह रहा है गरीबों के पास विकल्प नहीं थे अतः वे इसे अपनाते थे। थर्ड ऑप्शन है इसका उद्देश्य अंतर व्यक्तिक संबंधों को मजबूत करता था। फोर्थ ऑप्शन है यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रकार पूरा करता था। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही कौन सा है? सही होगा स्त्रियों का वाणिज्यिक मूल्य अधिक था और गरीबों के पास विकल्प नहीं था अतः वे इसे ही अपनाते थे। ये दोनों सही है। फ्रेजर की बात करें तो फ्रेजर जादू को विज्ञान की बहन मानते थे, अवैध बहन मानते थे। फ्रेजर जो है, इनकी पुस्तक गोल्डन बॉ हम ऊपर बताए हैं, और इसे इन्होंने जादू को विज्ञान का अवैध बहन माना है। और जादू को 2 प्रकार के जादू की बात करते हैं, अनुकरणात्मक जादू और सांसर्गिक जादू। अनुकरणात्मक और सांसर्गिक जादू की बात करते हैं। ठीक। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न करता हूँ मेरे लॉन्ग वीडियो में जाके देखा करिए, वहाँ पूरे डिटेल में चर्चा की गई है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। आई होप कि आप वहाँ देख कर कभी निराश नहीं होंगे, आपको फिर दोबारा किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप किसी भी अपडेट के लिए, ये जो है कि लिंक भी वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।